हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। ठीक है, तो देखिए, आप तो सब्जेक्ट जान ही रहे हैं। आरसीसी में हमें पढ़ना क्या है, यही जो आप देख रहे हैं अपने घरों को, स्लैब, बीम, फुटिंग, है ना। इन्हीं सब चीजों को हमें डिजाइन करनी सीखनी है। ओके, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा इसका जो चैप्टर सब्जेक्ट का कंपोजिशन रहेगा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं कुछ बेसिक डिटेल्स के ऊपर बात करूंगा कि हमें कितने तरह की डिजाइन थ्योरीज हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह क्या होता है ना। इन सब चीजों के ऊपर, कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वगैरह क्या होता है, ये जो बेसिक बेसिक चीजें, स्टील क्या होती है, आरसीसी में स्टील को हम यूज कैसे क्यों करते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे लॉजिक्स वगैरह। फिर जैसे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ये सब चीजें, है ना। जैसे हम स्लम टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्टिंग वगैरह के बारे में बताएंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट कैसे किया जाता है, एनडीटी, है ना, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड वगैरह। इन सब चीजों का एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक जानकारी मैं आपको पहले दे दूंगा। ये होगा आपका इंट्रोडक्शन वाला क्लास, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में आपका यही वाला क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से। उसके बाद हम डिजाइन थ्योरी स्टार्ट करेंगे, आरसीसी पढ़ना चालू करेंगे। जैसे एलएसएम का थ्योरी स्टार्ट करेंगे, थ्योरी समझेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लिमिट स्टेट मेथड पे ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछे जाएंगे। जो डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो चीज मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। हमारा पूरा पूरा जो स्टडी बेस रहेगा वो एलएसएम के ऊपर रहेगा। डब्ल्यूएसएम आउटडेटेड हो चुकी है। जहां डब्ल्यूएसएम यूज होती है, डब्ल्यूएसएम के कुछ कोडल प्रोविजंस वगैरह, है ना, उन सब चीजों को हम डिस्कस कर देंगे, जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। समझ में आ रही है चीजें, है ना। हम इस तरह से अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। आरसीसी सीखने के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर बुक कौन सा यूज करें, ये भी पता नहीं चलता है। तो देखिए, मैं तो यही बोलूंगा, सजेशन मेरा यही रहेगा कि 10 अलग अलग तरह के किताब को पढ़ने से अच्छा किसी एक किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। पिल्लाई एंड मेनन की किताब पढ़ लो। पिल्लाई एंड मेनन का अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड एडिशन होगा उसको लीजिए। हम लोग जब पढ़े थे वो थर्ड एडिशन का था, ठीक है। आपके पास जो भी लेटेस्ट अवेलेबल एडिशन है मार्केट में, आप लेटेस्ट अपडेटेड एडिशन ही हमेशा किसी भी किताब का अगर परचेज करोगे तो लेटेस्ट अपडेटेड एडिशन को ही परचेज करके पढ़िए, है ना। उसमें न्यू अपडेट वगैरह जो भी हुए होते हैं वो सब चीज़ों को इंक्लूड कर दी जाती है। तो पिल्लाई एंड मेनन अच्छी किताब है, जहाँ से किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम जो इंडिया लेवल पे पूछे जाते हैं, प्लस एज ए सिविल इंजीनियर जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए वो क्लियर होता हुआ चलेगा। उसके बाद जो ब्रह्मास्त्र है अपने पास वो है कोड, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, ठीक है। ये जो कोड है इसमें भी कुछ अपडेट किए गए हैं। इन अपडेट्स को भी फॉलो करते हुए इन कोड को हमें पढ़ना है, क्योंकि सारा सारा चीज आप कहीं पर भी डिजाइन करते वक्त अगर फंसेंगे तो वो वहां से निकालेगा कौन, आपको कोड निकालेगा। जो कोडल प्रोविजंस है, कोडल गाइडलाइंस है, उन्हीं को फॉलो करते हुए फिर हम डिजाइन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वही कोडल प्रोविजंस को एक्सप्लेन करते हुए, उन्हीं का यूज दिखाते हुए, विथ अटैचिंग विथ थ्योरीज, वो बुक वगैरह सब प्रिंट आउट किए गए, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो पिल्लाई एंड मेनन वाली किताब और कोड, ये दो चीज मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप मतलब और पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अंदर अंदर जाके अगर आप मतलब कॉलेज वगैरह में ही हैं अभी, है ना, सब चीजें चल रही हैं, तो फिर ये किताब आपके लिए अच्छी, आप इसको पढ़िए और समय दीजिए उसमें। बाकी ये सब चीज भी कुछ नहीं है, हमारा क्लास है, यहाँ पे आपको सारा सारा डिटेल मिल जाएगा। अब डिजाइन करना सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीम बना लोगे, कॉलम बना लोगे, है ना, फ्लैंज बीम बना लोगे, सब चीज लॉजिक के साथ हर कोडल प्रोविजन का स्टेटमेंट दे रहे होंगे, मतलब आंसर कर रहे होंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास नोट्स, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नोट्स बनाते नहीं है। पहला टास्क है क्लास नोट्स बनाना। आप सुन रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिखते हैं ना, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। हाँ, हमने कॉपी पे इस जगह पे ये चीज लिखा हुआ है ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन सवाल पूछे भी जाते हैं तो वो जो नोट्स रहती है वहां से
मतलब वो अगर आप कॉपी खुद से लिखे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैक मेमोरी में है, वो अटैच कर जाती है। अब अगर कोई एग्जाम में बैठे हो है ना, क्वेश्चन वगैरह कुछ इस तरह का थियोरेटिकल क्वेश्चन वगैरह नोट्स वगैरह में लिख रखे हैं तो ध्यान में आ जाती है अचानक से। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो नोट्स वगैरह बनाना चाहिए। बाकी पीडीएफ फाइल वगैरह तो उपलब्ध हो ही रहा है आजकल, तो लेटेस्ट ट्रेंड है, ठीक है, तो वो उपलब्ध हो ही जाएगा, वहां से भी आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। बट नोट्स जहां तक पॉसिबल है नोट्स लिखना है आपको। तो सबसे पहला हेडिंग कुछ नहीं डाला है ना, सब्जेक्ट का नाम डालिए, आरसीसी, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। सबसे पहला हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर है आपका, है ना, यही है इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। ये चैप्टर 1 में मैं बहुत सारा डिटेल कवर करने जा रहा हूँ, बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको इसमें टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारा डिटेल कवर करूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, देखिए कोई भी आप डिजाइन कर रहे हैं, चाहे आप आरसीसी डिजाइन कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, या कोई मैसनरी का डिजाइन बना रहे हैं, जैसे ईटा ईटा वगैरह का, ब्रिक मैसनरी हो सकता है, स्टोन मैसनरी हो सकता है, कुछ भी कोई भी आप डिजाइन कर रहे हैं, या प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, जिस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। क्या? पहला, कि जो भी आप डिजाइन बना रहे हो वो सेफ होना चाहिए। मतलब जो भी उस पर लोडिंग आनी है, स्ट्रक्चरल लोडिंग वगैरह जो भी आनी है ना, उस लोड को वो आपका डिजाइन रजिस्ट कर पाए, कैरी कर पाए, वो लोड को रजिस्ट कर पाए, तभी तो हम बोलेंगे सेफ्टी। मतलब जो भी लोड रियलिटी में आनी है, हम वो स्ट्रक्चर को उससे कुछ अधिक लोड के लिए डिजाइन कर देंगे, तो डेफिनेटली जो लोड रियली आनी है उसको तो वो कैरी करेगा ही करेगा, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया उससे कुछ ज्यादा लोड के लिए, तो वो फेल तभी होगा जब कुछ ज्यादा लोड आएगा, लेकिन रियलिटी में जो आनी है रियल टाइम में वो तो वो रजिस्ट कर ही लेगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह, एक अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू लोड कंसिडर करके हमें स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होता है। ये आपका पहला। अभी यही सब चीज हुई ना, आप बिहार में अभी देखेंगे गंगा नदी के ऊपर पुल बन रही थी, वो 2 बार गिर गई। उसका आईआईटी रुड़की ने जब प्रोब रिपोर्ट दिया, है ना, मतलब जांच करके जब रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट के अंदर, उन्होंने यही बोला कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में बेसिक फेलियर था। मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन बहुत अच्छे से नहीं किया गया था, वो फाउंडेशन फेल हो गई। अब बताइए, मतलब ओवरऑल जो लोड आनी थी वो लोड को ही प्रॉपर वे में ये लोग एस्टिमेट नहीं कर पाया। 2 बार वो डिजाइन फेल हुई, 2 बार पुल गिर गया। अभी फाइनली अभी रिसेंटली गिरा था पुल गंगा नदी का ऊपर, भागलपुर में वो पुल था, उसी से करीब हमारा घर भी है ठीक है, इसलिए उस चीज को मैं जान रहा हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना है, सेफ डिजाइन करना है। फिर सर्विसिबिलिटी, ये टर्म क्या होता है सुनिए। सर्विसिबिलिटी मतलब कि आपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया, मान लो कोई बीम डिजाइन किया है तो बीम ऐसा सीधा होना चाहिए, बीम आपने डिजाइन किया है तो बीम ऐसा सीधा होना चाहिए। अब इस पे लोडिंग वगैरह आएगा, लोडिंग वगैरह आने के कारण आपको मालूम है डिफ्लेक्शन हो जाता है बीम में, ये चीज आपको मालूम है, सो में पढ़ा है कुछ ना कुछ, है ना, डिफ्लेक्शन बीम में हो जाती है, डिफ्लेक्शन वगैरह स्लोप वगैरह निकालना भी आता है आपको। मान लो डिफ्लेक्शन एक्सेसिव होने लगी, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन, घर में बीम एकदम सीधा है, लोडिंग की वजह से उसमें अगर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होने लगा तो बीम झुका हुआ नजर आएगा, आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। झुक बेंड होते हुए चल रही है, आपको डर लगेगा, और आप क्या करोगे, अपना कमरा या घर जो भी है खाली कर दोगे। तो वो जो स्ट्रक्चर है आपका कमरा या घर जिसमें आप रह रहे थे, जिसको आप यूज कर रहे थे, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन ये एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होने के कारण वो अब इनसर्विसेबल हो गई, अब वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, आप वहां पे रह नहीं रहे। तो ये सब चीजों को भी हमें चेक करना है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्रैक वगैरह ज्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों के करस्पॉन्डिंग भी हमें डिजाइन करनी होती है, जिसको हम कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। उसमें कोई अगर ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर है तो एक्सेसिव वाइब्रेशन वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, फटीग स्ट्रेसेस के कारण क्रैक डेवलप नहीं हो जाना चाहिए या फेलियर नहीं हो जाना चाहिए। इन सब चीजों को हम चेक करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। तो उम्मीद करता हूँ ये सर्विसिबिलिटी का पर्पज आपने समझ लिया।
मतलब स्ट्रक्चर अगर आपके लिए भले ही वो लोड को कैरी कर पा रहा है, आप जान रहे हो कि वो डिजाइन किया गया इंजीनियर एकदम, लेकिन सब आदमी तो इंजीनियर नहीं है ना। इंजीनियर जान रहा है कि वो नहीं टूटेगा, वो लोड को ले रहा है, बस वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो टूटेगा नहीं, इंजीनियर को मालूम। लेकिन यार जो कॉमन आदमी उस रूम के अंदर है, उसके लिए तो वो इनसर्विसिबल हो जाएगा ना, उसको तो मालूम नहीं है। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम था। एक तरह का डिजाइन थ्योरी आता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक डिजाइन, ठीक है। प्लास्टिक डिजाइन में वहां पे वही था, हम मतलब अल्टीमेट लोड के लिए डिजाइन कर देते थे। मतलब पूरा सेक्शन जब तक इल्डिंग ना हो जाए, पूरा सेक्शन का स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में वो टॉपिक आती है ना, प्लास्टिक एनालिसिस की। वहां पे यही यही होता था, यही एक बेसिक प्रॉब्लम होता था। आप ये समझिए कि प्लास्टिक एनालिसिस के थ्रू से जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर को हम डिजाइन करते थे, उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम थी। लोड तो वो ज्यादा कैरी करता था स्ट्रक्चरल मेंबर, है ना, क्योंकि डिजाइन ही उसको उस तरह से किया गया है, बट उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नोट डाउन होता था, जिस कारण से हम कहते थे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, वो प्लास्टिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। वो एक बेसिक प्रॉब्लम थी वहां पे, समझ रहे हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में ऐसा नहीं, एलएसएम में हम सर्विसिबिलिटी को भी चेक करते हैं। और ध्यान दीजिए, सर्विसिबिलिटी को चेक करेंगे अंडर सर्विस लोड। ये एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, सर्विसिबिलिटी को चेक करना अंडर सर्विस लोड। ये सर्विस लोड मतलब होता क्या है? सर्विस लोड मतलब वर्किंग लोड, मतलब जो लोड आनी है, जो लोड रियल टाइम में स्ट्रक्चर के ऊपर आनी है, उसी को हम कहते हैं सर्विस लोड। अब ये सर्विस लोड या वर्किंग लोड कह लीजिए, इसी लोड में अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो लोड का वैल्यू बढ़ गया, और उस लोड के करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन करेंगे। तो वो जो लोड है जिसमें हमने सर्विस लोड या वर्किंग लोड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर लोड मल्टीप्लाई किया है, और जो लोड हमको मिली है, उसी को जनरली हम कहते हैं अल्टीमेट लोड, जिसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर का आपने सेफ्टी डिजाइन किया है। सेफ्टी इन टर्म्स, बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो सकती है तो फ्लेक्चर के लिए डिजाइन कर देंगे, टॉर्सन जनरेट हो सकती है, टॉर्सन के लिए डिजाइन कर देंगे, शियर जनरेट हो सकती है, शियर के लिए डिजाइन कर देंगे। ऐसा वो सेफ्टी वाला पोर्शन हो गया अल्टीमेट लोड के करस्पॉन्डिंग। लेकिन जो डिफ्लेक्शन वगैरह है, ये तो हमें सर्विस लोड पे ही चेक करना है ना, हमको सर्विस लोड पे ही चेक कर देंगे। मतलब जो लोडिंग रियली में आ रही है, इसी लोडिंग के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन ना हो, इससे ज्यादा लोडिंग का इंतजार ही मैं क्यों करूंगा, इसी लोडिंग के करस्पॉन्डिंग में डिफ्लेक्शन ना हो ऐसा चेक कर दूंगा। क्यों? आपने सेफ्टी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन कर ही रखा होता है पहले से अच्छे तरीके से। तो डिफ्लेक्शन को बस सर्विस लोड या वर्किंग लोड पे चेक कर देंगे, तो ओवरऑल डिजाइन की इकोनॉमी बनी हुई रहती है। ये आगे का पॉइंट है ना, जो हमें ध्यान रखना है किसी भी डिजाइन में, कि वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए आपका ओवरऑल डिजाइन, उस चीज को भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये चीज है सर्विसिबिलिटी, समझ रहे होंगे। क्रैक वगैरह, डिफ्लेक्शन वगैरह, ये सब अधिक से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि स्ट्रक्चर आपका टिकना चाहिए। आप मटेरियल वगैरह अगर अच्छे से यूज किए हैं, क्यूरिंग वगैरह अगर प्रॉपर टाइम पे सही से किए होंगे, है ना, तो स्ट्रक्चर आपका ड्यूरेबल बनेगा। अच्छे क्वालिटी का अगर मटेरियल वगैरह आपने यूज कर रखा है, तो स्ट्रक्चर आपका ड्यूरेबल बनेगा, मतलब वो लंबे समय तक टिके रहेगी, लंबे समय तक सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, समझ रहे हैं। जैसे आप देखते हो घरों सब में क्या होता है, कंक्रीट झड़ जाता है, कंक्रीट का झड़ने को क्या बोलते हैं? स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट, स्पेलिंग। तो वो सब चीजें हो रही हैं, तो वो क्या स्ट्रक्चर जो भी आपने बनाया जिससे कंक्रीट झड़ गया, क्या वो स्ट्रक्चर अब ड्यूरेबल है? कभी कभी देखते हो बहुत पुराना जो बीम वगैरह रहता है, उसमें सरिया दिखने लगता है, कंक्रीट नीचे से ही झड़ गया, सरिया दिखने लगता है, उसमें भी जंग लग जाता है, ऐसा भी दिखता है। तो क्या अब वो बीम ड्यूरेबल है यार? नहीं है, वो खत्म है, वो फेल हो चुका है, वो छत कभी भी गिर जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी आपको मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। एक चीज, अब आपने ड्यूरेबिलिटी मेंटेन किया मान लीजिए, लेकिन आपका ड्यूरेबल है लेकिन सर्विसिएबल नहीं है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ड्यूरेबिलिटी सर्विसिबिलिटी एक साथ मिलता हुआ नजर आना चाहिए, कि लंबे समय तक टिक तो रहा है लेकिन सर्विसिएबल भी है, डिफ्लेक्शन वगैरह भी नहीं हो रहा है, सब चीज प्रॉपर है। इसलिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी विथ लेस मार्जिन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑफ नो यूज। पूरा एक सेंटेंस में इन तीनों का मैंने आपको निचोड़ दे दिया, कि ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी एंड विथ लेस मार्जिन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑफ नो यूज, कोई काम का नहीं है। उस तरह का स्ट्रक्चर बहुत कम साल टिकेगा, फेल हो जाएगा।
आरसीसी डिजाइन का जो जनरली डिजाइन लाइफ होता है, हम कितने साल तक सोचते हैं कि ये चीज मेरी टिकेगी, ये स्ट्रक्चर टिकेगी? 100 साल, 100 ईयर्स। आरसीसी का जो डिजाइन लाइफ होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स। तो देखिए आपने चैप्टर का नाम दिया है इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, उसके नीचे, ठीक है, ये चैप्टर का नाम हो गया, उसके नीचे पहला सेंटेंस लिखिए, इन आरसीसी डिजाइन स्लैश स्टील डिजाइन या प्री स्ट्रेस डिजाइन या मैसनरी डिजाइन following are some important points to be considered. Following are some important points to be considered, जो हमें कंसिडर करना है। अब वो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? सेफ्टी, पहला, एक एक करके लिखिए। फर्स्ट, सेफ्टी। Any structure must be safe with appropriate factor of safety for loading that may come on it during its intended life. Intended life जो होती है ना, मतलब जो लाइफ के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे होते हैं, आरसीसी का अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स, अप्रोक्स वैल्यू है ना 100 ईयर्स, इसको कंसिडर करके डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, सर्विसिबिलिटी। स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड द सर्विस फॉर विच इट वाज कंस्ट्रक्टेड अप टू इट्स होल लाइफ अंडर सर्विस लोड। ठीक है, मतलब वो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन वगैरह, क्रैक वगैरह, ये सब चीज नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर। ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रक्चर शुड सस्टेन लोड फॉर विच इट वाज डिजाइंड एंड शुड आल्सो प्रोवाइड परफॉर्मेंस विद सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये शब्द जैसे मैंने बोला, टिकना चाहिए। जो भी आपने डिजाइन वगैरह किया है वो डिजाइन, ठीक है, आपने किया, आपने सब चीज किया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है वो लोग चोरी कर लिया। M20 कहीं पे तुम M20 छोड़ो, M30 कहीं डिजाइन कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर M20 प्रोवाइड कर दिया या M25, कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो वो ड्यूरेबिलिटी अचीव होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आपने सब चीज डिजाइन कर रखा है M30 को सोच के। तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है ना, समझ रहे हैं? ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकना चाहिए, ठीक है, टिकना चाहिए, लेकिन वो टिकेगा तो उस दौरान स्ट्रक्चर आपका सर्विसिएबल भी होना चाहिए और जो भी लोड वगैरह आ रही है उसको कैरी भी करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी एंड विथ लेस मार्जिन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑफ नो यूज, कोई मतलब का नहीं है। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई, बेसिक चीज थी। फिर जो चौथा नंबर पॉइंट है और पांचवा नंबर पॉइंट, चौथा पॉइंट है इकोनॉमी। ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये स्टेटमेंट आप लोग कितना न कितना बार सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि मत पूछिए। जहां पर भी देखेंगे यही लॉजिक, डिजाइन शुड बी इकोनॉमिकल, डिजाइन शुड बी इकोनॉमिकल। ये तो सिविल इंजीनियर का मूल सूत्र है। हम कोई भी डिजाइन बनाए, है ना, सेफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, सर्विसिएबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम से कम लागत में वो चीज हो जाए। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वगैरह भी किया जाना चाहिए, है ना, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने देखा था। प्रॉपर प्लानिंग वगैरह अगर हम लोग करेंगे तो उस चीज को कंस्ट्रक्शन फेज में थोड़ा कॉस्ट कट ऑफ कर सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने में जो लागत है उसको कम कर सकते हैं, तो इकोनॉमी अचीव किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल विदाउट अफेक्टिंग, इस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेफ्टी पर, सर्विसिबिलिटी पर, ड्यूरेबिलिटी पर। मतलब आप इन सब चीजों में कोई कट ऑफ नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ, इकोनॉमिकल बनाने के चक्कर में M30 अगर रिक्वायर्ड है तो M25 मत डाल दो, क्योंकि वहां से फिर ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है ये चीज, इकोनॉमी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, है ना। ये इंजीनियरिंग एथिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। एस्थेटिक, एस्थेटिक आजकल ये एक नया चीज, नया ट्रेंड देखा गया है। इंजीनियर्स को आजकल ना केवल सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी या इकोनॉमी अचीव करना पड़ता है स्ट्रक्चर का, बस उसे सुंदर भी बनाने की जरूरत पड़ती है, ये भी आवश्यकता है। आप जितना सुंदर उसे डिजाइन कर पाए उतना अच्छा। आजकल देख रहे हैं कितना गजब गजब स्टेशन बिल्डिंग्स ही देख रहे हैं, कितना धांसू और शानदार स्टेशन बिल्डिंग्स भी बनाए जा रहे हैं, तो सुंदर लगते हैं, देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट आने लगी है आज, है ना, एस्थेटिक। कि नाउडेज एस्थेटिक इज आल्सो ए क्राइटेरिया दैट अफेक्ट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब सुंदर होना चाहिए।
है ना, अच्छा दिखने में, मतलब अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए उसका, अपीयरेंस मस्ट बी गुड, ऐसे लिखिए, अपीयरेंस मस्ट बी गुड। ये भी हम सिविल इंजीनियर ही करते हैं आजकल, हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है, और ये चीज भी डिजाइन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसे कहीं पर आप मान लो स्ट्रेट बीम प्रोवाइड कर रहे हो, स्ट्रेट बीम नॉर्मली हर जगह कॉमन है, कॉमन सा ट्रेंड है, सीधा सीधा बीम प्रोवाइड कर दिया है। किसी ने सोचा अरे भाई एक काम करते हैं, इसको गोल बना देते हैं, कर्व्ड कर देते हैं, थोड़ा अब अच्छा लगेगा, अच्छा, हाँ, एक कर्व बीम बन गया, समझ रहे हैं, तो देखने में भी अच्छा सी जैसा है। तो ऐसा है, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लोग करते हैं इस डिजाइन के टाइम पे, तो वो चीज की भी आजकल रिक्वायरमेंट होने लगी है, तो वो चीज भी डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ओके, अपीयरेंस मस्ट बी गुड। तो ये 5 बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है किसी भी डिजाइन में, चाहे वो आरसीसी का हो, स्टील का हो, कोई भी डिजाइन कर रहे हो, एज ए सिविल इंजीनियर यू मस्ट कंसिडर दिस 5 पॉइंट। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल अगर आप कंसिडर करेंगे, जैसे कोई बीम आप डिजाइन कर रहे हैं, तो फॉर सेफ्टी, है ना, जो सेफ्टी के लिए आप उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करिए, क्योंकि कंक्रीट आरसीसी हम डिजाइन करेंगे तो उसमें रीइंफोर्समेंट, इसमें कंक्रीट है और रीइंफोर्समेंट है। कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन वो कैरी नहीं कर पाता, इसलिए हम उसमें स्टील का उपयोग करते हैं ताकि वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करे, कैरी करे, है ना। तो हमें प्रॉपर टेंसाइल रिइंफोर्समेंट डालनी पड़ेगी। अगर सीआर आ रही है तो प्रॉपर स्टीरअप के लिए डिजाइन करना होगा, अगर टॉर्सन आ रही है तो उसके लिए भी प्रॉपर डिजाइन करना होगा। ये अगर कंप्रेसिव लोड, अगर एक्सियल मेंबर है तो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट डालना होगा। तो ये सारा सेफ्टी के लिए है ना, कि प्रॉपर सरिया वरिया डालिए, उसका उसको प्रॉपर उसका अरेंजमेंट रखिए, स्पेसिंग वगैरह रखिए, ये सब चीजें हैं सेफ्टी। सर्विसिबिलिटी मतलब डिफ्लेक्शन वगैरह एक्सेसिव ना हो, क्रैक वगैरह डेवलप ना हो एक्सेसिव, इन सब चीजों को चेक करना एट वर्किंग लोड और सर्विस लोड इज कॉल्ड सर्विसिबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी को हम कैसे मेंटेन करते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला, जैसे कि बीम था, कंक्रीट झड़ गया, स्पेलिंग हो गई, सरिया दिख रहा है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, कोरिजन तभी लगेगा जब सरिया के ऊपर पानी भी है और वो एयर के कांटेक्ट में भी है, कोरिजन तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं, है ना। ये जो कोरिजन है, ठीक है, जंग तभी लगता है किसी सरिया में जब वो पानी और हवा दोनों के कांटेक्ट में आए। अगर सिर्फ और सिर्फ हवा, ड्राई एयर मान लो, केवल ड्राई एयर लग रही है, उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं है, नहीं लगेगा जंग। लेकिन अगर वो मॉइस्चर लेडन एयर है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, सब चीजें, कोरिजन होगा, उसमें जंग लगेगी, समझ रहे हैं। तो जब सरिया एक्सपोज हो जाएगा तो उसमें जंग लगेगा, जंग लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस बीम के ऊपर आ रही है मान लो, अब जब स्टील का स्ट्रेंथ ही कमजोर हो गया ड्यू टू कोरिजन, स्ट्रेंथ ही अब उसमें नहीं बचा, तो क्या टेंसाइल स्ट्रेसेस को भी झेल पाएगी, नहीं, अपने आप ऐसे टूट जाएगी। बीम की वो स्टील क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, वो स्ट्रेसेस को कैरी नहीं कर पाएगा, तो कंक्रीट में और क्रैक डेवलपमेंट होंगे और धीरे धीरे वो टूट जाएगी, छत गिर जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था कि सरिया में जंग ना लग जाए कंक्रीट के झड़ने के कारण। तो प्रॉपर नॉमिनल कवर जो है, कवर वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो सफिशिएंट हम प्रोवाइड करके रखें, ठीक है, इस तरह से आप ड्यूरेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। ओके, फिर बोला था प्रॉपर ग्रेड ऑफ कंक्रीट वगैरह यूज करिए, ठीक है, इस तरह से आप ड्यूरेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। इकोनॉमी, डिजाइन वगैरह को तो आप चेंज मत करिए, हम कंस्ट्रक्शन के मेथड में कुछ रेनोवेशंस करते हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, तो वहां से इकोनॉमिकल चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी आपको मेंटेन करना है, एस्थेटिक में खूबसूरत बनानी है, बस यही चीज है। एस्थेटिक क्या है, जितना जितना अधिक खूबसूरत आप बना पाए एज रिक्वायरमेंट, ओके, उस तरह से आप उतना खूबसूरत बनाइए, ये सब चीजें। तो ये 5 बातें आप इनको लिखिए, दिस वाज योर इंट्रोडक्शन टू आरसीसी।